जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? आज वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए और वहाँ पे उन्होंने गो काजी गो के नारे लगाने शुरू कर दिए और साथ इमरान खान साहब की सपोर्ट में भी नारेबाजी की गई। ये वाक़या क्या है, क्यों है और कहीं ये आने वाला कोई इस किस्म का एहतजाजी लहर स्टार्ट होने का इशारा तो नहीं है? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच ने आज भी मखसूस सीटों का फैसला नहीं किया। अब ये फैसला हो सकता है कल हो। आज सारा दिन ये फैसला क्यों नहीं हो सका, इसके ऊपर भी हम आज के वीलॉग में बात करेंगे। और वो काम जो 75 साल में पाकिस्तानी कौम नहीं कर सकी, वो IMF के डंडे से एक महीने के अंदर अंदर हो गया। ज़री टैक्स के ऊपर सारे सूबे मान गए हैं, कैसे माने ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी स्टडी है कि हमारे 70% व्यूअर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अब तो कर दें। अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखें तो पाकिस्तान की तारीख 1947 से स्टार्ट होती है, बल्कि उससे 10 साल पीछे ले जाएं और उस वक्त 1940 तक अगर आप चले जाएं तो फिर आपको पाकिस्तान की तारीख को अंडरस्टैंड करने में बड़ी सहूलत हो जाएगी। पाकिस्तान किसने बनाया था? पाकिस्तान ने इस सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान इंटेलिजेंसिया ने बनाया था। इनमें ज़्यादातर बंगाली लीडर थे और वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के साथ उनका ताल्लुक था। बहुत ही पढ़े लिखे शानदार किस्म के लोग थे, उसमें कोई जागीरदार नहीं था, कोई सनतकार नहीं था। उसके बाद फिर सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान सनतकार इकट्ठे हुए, फिर लॉयर्स इकट्ठे हुए, फिर उसमें कुछ नवाब इकट्ठे हुए और उन सब ने मिल के मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाया जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन जब ये पाकिस्तान बना था तो ये फौरी तौर पे जो ज़मींदार हैं, जो जागीरदार हैं, उनके हाथों में यरगमाल बन गया। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पंजाब के अंदर उस वक्त भी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड थे। मसलन यहाँ पे उस वक्त जब पाकिस्तान बन रहा था 1947 1946 में, तो जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब थे उनकी अपनी जो ज़मीन थी वो 2000 मरबा ज़मीन थी। तो वो जो चीफ मिनिस्टर थे वो 2000 मरबा ज़मीन के मालिक थे उस वक्त पंजाब के अंदर। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं। तो ये जो बड़े बड़े जागीरदार थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे, फिर उसके अंदर बड़े बड़े पीर थे, उसके बड़ी बड़ी गद्दियाँ थीं। इन सब का कमाल ये था कि उससे पहले अंग्रेज़ के साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने अंग्रेज़ को खुश रखा था। इस वजह से अंग्रेज़ों ने ना सिर्फ इनसे ज़मीनें वापस लीं और ना ही इनके ऊपर ज़री टैक्स लगाया। लेकिन जब पाकिस्तान बन रहा था तो इन सब लोगों को महसूस हुआ कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ये डेफिनेटली आके ज़मींदारों के ऊपर टैक्स लगाएगी या इन ज़मीनों को छोटा करेगी। फिर किसी के पास 2000 मरबा ज़मीन नहीं रहेगी, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होगी जैसे कि इंडिया के अंदर हो रही थी। और उस नेहरू ने ज़री इस्लाहात का ऐलान कर दिया था कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो हम जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं या जागीरदार हैं उनको छोटी छोटी ज़मीनों में तकसीम करके वो ज़मीनें जो हैं पूरे इंडिया के अंदर तकसीम कर देंगे, गरीब लोगों को, हारियों को दे देंगे। तो यहाँ पे जो जागीरदार थे वो फौरी तौर पे मुस्लिम लीग के अंदर शामिल हो गए और उन्होंने कमाल ये किया कि जितने बड़े लोग उस वक्त मौजूद थे, जिसमें कायद आज़म थे, जिसमें लियाकत अली खान थे, जिसमें मियाँ साहब महमूदाबाद थे और इसके अलावा आप जितने लोग भी उस वक्त ले लें आप, उन सब को फारग कर दिया। यानी पहले 10 सालों के अंदर जो पाकिस्तान को बनाने वाले लोग थे उन सब को इन ज़मींदारों ने, जागीरदारों ने फारग कर दिया और वो उसके बाद मुस्लिम लीग के ऊपर बल्कि पूरी सियासत के ऊपर काबज़ हो गए। और फिर उन्होंने कमाल ये किया कि अगले 75 साल में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ज़री टैक्स नहीं लगने दिया, ना ही ज़मीनों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होने दिया। एक ज़री इस्लाहात अयूब खान ने की थी, लेकिन जो उस वक्त के जागीरदार थे उन्होंने बाद में अयूब खान साहब को फारग करके वो सारी ज़मीनें वापस हड़प ली थी। तो ये है पाकिस्तान की तारीख। 70% पाकिस्तान जो सरी इलाकों पे मुश्तमिल है, उसके अंदर किसान हैं, उसके अंदर ज़मींदार हैं, उसके अंदर जागीरदार हैं, उसके अंदर खेत हैं, उसके अंदर बाग हैं। तो ये जो 70% तबका है पाकिस्तान का वो टैक्स नहीं देता और वो तगड़ा बहुत ज़्यादा है। वो हर सियासी जमात के अंदर है और किसी भी सियासी जमात को, जिसको पंजाबी में कहते हैं, कुस्कने नहीं देता। और वो फौरी तौर पे अगर कोई जमात यहाँ पे बन रही हो या वो इक़्तिदार में आ रही हो तो फ़ौरन उसके ऊपर यलगार करके उसके ऊपर काबज़ हो जाता है। जिसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल दूंगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़मींदार, जागीरदार, बिजनेसमैन इतने ज़्यादा हैं कि अगर इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो आप देखिएगा कि इमरान खान साहब को हिलने नहीं देंगे। तो ये एक ट्रेजेडी है। बहरहाल 75 साल में हर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो ज़मींदारों से और इसके साथ साथ जागीरदारों से टैक्स ले सके, लेकिन आज तक पाकिस्तान में टैक्स नहीं लग सका। लेकिन अब IMF ने कमाल कर दिया। IMF ने इस तरह किया कि उन्होंने ऐसा डंडा को चलाया है
कि तमाम सूबे अब ज़रूरी टैक्स देने पर मजबूर हो गए। उससे पहले उन्होंने वफाकी हुकूमत को कायल किया। वफाकी हुकूमत ऑलरेडी कायल थी और वो चाहती थी कि टैक्स लगे ताकि हम ना ये जो मुश्किल वक्त है उससे गुजर सकें, लेकिन ज़ाहिर सूबे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अब सारे ज़राअत के महकमे जो हैं वो सूबों के पास है। तो IMF ने फिर वफाकी हुकूमत को साइड पे किया और उन्होंने सूबों के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करना शुरू किए। तो चारों सूबों के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात की रोशनी में तमाम सूबे ज़रूरी अजनास के ऊपर टैक्स लगाने पर कायल हो चुके हैं। अब ये अनकरीब 2 दिन के अंदर अंदर तमाम सूबों की तरफ से एक मुज़ाकराती टीमें बनेंगी, वो IMF के सामने बैठेंगे और फिर उसके बाद जो एक एजेंडा है उसके ऊपर साइन कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर 75 साल बाद अब ज़रूरी अजनास के ऊपर टैक्स लग रहा है और ये तमाम टैक्स जो है ज़मींदारों पे, किसानों पे, सबके ऊपर लगेगा। इसका जो एक हद रखी गई है वो 6 लाख रुपये है कि अगर आपकी ज़रूरी आमदनी 6 लाख रुपये से ज़्यादा है तो फिर आपके साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक सैलरीड पर्सन के साथ किया जाता है, जो एक तनख्वाहदार तबके के साथ किया जाता है। जैसे अगर मेरी तनख्वाह 6 लाख रुपए है तो ज़ाहिर है मैं फिर टैक्सेबल हो जाता हूँ। तो सेम इसी तरह अगर एक किसान उसकी आमदनी 6 लाख रुपए हो गई है तो फिर उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा कमाल है। तो मैं समझता हूँ कि IMF ने कमाल ही कर दिया। वो काम जो आज तक ज़मींदारों, जागीरदारों, ठेकेदारों और पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी अजनास से पैसे कमाने वालों ने किसी गवर्नमेंट को नहीं करने दिया, वो IMF का डंडा जो है वो काम कर गया और अब सूबे जो हैं बाकायदा इसके लिए तैयार हो गए। बहरहाल IMF ने एक और चीज़ जिसका आज एतराफ़ करना ज़रूरी है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया उसकी तारीफ़ की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है इस वक्त जिसने 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट बनाया। तो ये जो 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट है केपी का, उसके ऊपर IMF की तरफ से उन्हें मुबारकबाद पेश की गई, थपकी दी गई। तो मेरा ख्याल ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह अगर गंडापुर साहब मज़ीद काम करेंगे तो उन्हें हर तरफ से थपकियाँ दी जाएंगी, आवाम भी खुश होंगे और बाहर के जो तबके हैं, जो बाहर के जो इदारे हैं वो भी उनको वेल डन कहेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर IMF कह रहा है तो मेरी तरफ से भी एक वेल डन गंडापुर साहब के लिए बनता है। तो गंडापुर साहब मुबारक हो आपको, वेल डन आपके लिए। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ कौम नजरें लगा के बैठी रही और कौम का ख्याल ये था कि जो मखसूस सीटों का इशू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का मुख्तसर फैसला आ जाएगा। सुबह से रिपोर्टर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, टेलीविज़न चैनल्स हर आधे घंटे बाद अनाउंस कर रहे थे कि आज किसी वक्त भी फैसला आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी टेलीविज़न चैनल्स के साथ जुड़ के बैठी हुई थी। सबका ख्याल ये था कि आज एक तारीखी फैसला आएगा, लेकिन वो तारीखी फैसला आज के बजाय कल पे टल गया और इस दौरान 2 मीटिंग्स हुई 13 रुकनी बेंच की। कल एक मीटिंग हुई थी जो 2 घंटे तक चली थी और आज दोबारा मीटिंग बुलाई गई और ये जो मीटिंग है वो 40-45 मिनट की मुख्तसर सी मीटिंग थी जिसमें 13 के 13 जजेस बैठे थे और सब ने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू की कि जनाब ये फ़ैसला किस किस्म का हो सकता है, लेकिन किसी तरफ भी कोई कंसेंसस नहीं हो सका। लिहाजा फिर एक दिन का और वक्त मांगा गया तो कल ये फ़ैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि फ़ैसला क्या आ सकता है। इसमें 4 किस्म की वेरिएशंस हैं, 4 में से कोई एक फ़ैसला हो सकता है। मतलब पहला फ़ैसला तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अक्सरियती राय से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देते हैं। वो ये कह दे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्योंकि सीटें क्लेम की हैं, पहले उसने फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी, लेकिन अब जो मारूजी हालात हैं उनको देखते हुए हम ये महसूस करते हैं कि ये मखसूस सीटें जो हैं, ये 78 मखसूस सीटें जो जिसको क्लेम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कर रही है वो फौरी तौर पे इनके हवाले कर दी जाए। एक फ़ैसला ये हो सकता है। दूसरा फ़ैसला ये हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो एक आर्टिफिशियल सी जमात है, इसका कोई वजूद नहीं था, इससे कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था और इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी। इनको बल्ले का निशान नहीं दिया गया था और इन्हें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को मिस इंटरप्रेट करके इन्हें आज़ाद उम्मीदवार बना दिया था जो इनके साथ ज़्यादती है। तो हम अपनी तारीख को ठीक कर रहे हैं और हम ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 दिन दे रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जैसे कौमी असम्बली स्टार्ट हुई है और अब उनके पास 3 दिन हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करके जो पार्टी मौजूद है और फिर उसकी एक फ़हरिस्त भी इलेक्शन कमीशन के पास है, तो उस फहरिस्त के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसको सीटें मिल जाएँ। तो एक इम्कान ये भी है। तीसरा इम्कान ये है कि क्योंकि उस वक्त सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिली थी तो उसके हिस्से की जो सीटें वो तमाम सियासी जमातों के अंदर तकसीम कर दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको यूँ का तूँ तस्लीम कर ले और कहे कि जनाब ये सीटें क्योंकि तकसीम हो चुकी हैं
और अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वजूद कौमी असम्बली के अंदर नहीं है, तो ये सीटें मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास ही रहेंगी। इसको हम रिवर्स नहीं कर रहे हैं, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे रहे हैं, ना इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर रहे हैं। लिहाजा कुछ सीटें पीपल्स पार्टी के पास है, नून लीग के पास है, मौलाना फजलुर रहमान के पास है, वो MKM के पास है, तो ये सारी सीटें उनके पास ही रहेंगी। और चौथा और आखिरी ऑप्शन ये है कि ये सीटें किसी को ना दी जाएँ। ये समझा जाए कि जनाब अगर ये हुकूमती इत्तेहाद को मिलती हैं तो ये बड़ी ज़्यादती है, और अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाती है तो ये भी बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। लिहाजा हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ये सीटें इस असम्बली के दौरानिए तक खाली रहेंगी, और उसके बाद जब नेक्स्ट असम्बली बनेगी तो फिर नए सिरे से इस चीज़ का फ़ैसला किया जा सकेगा। तो ये 4 फ़ैसले हैं, इनमें से कुछ भी फ़ैसला हो सकता है, और एक ये भी हो सकता है कि ये सारा इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उठा के कौमी असम्बली के हवाले कर दे, उनसे कहे जी आप खुद फ़ैसला करें कि आप ये क्या करना चाहते हो, तो कौमी असम्बली के अंदर अक्सरीती वोटों के साथ ये मसला हल हो जाए, या इसके लिए कोई नई कानून साजी कर दी जाए, जो लकूनास कानून के अंदर मौजूद है उसको हल कर दिया जाए। तो ये इम्कान मौजूद है इसका भी कि पार्लियामेंट को इन्वॉल्व कर लिया जाए और वहाँ पे दोबारा कानून साजी कर दी जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ पूरी कौम देख रही है, और आज भी सारा दिन देखती रही, और कल भी मुझे लगता है सारा दिन कौम देखेगी, क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो अक्सरियत हासिल नहीं कर पा रहे, और उनके साथी जजेस जो हैं वो रजिस्ट कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई तो हमें इस ज़्यादती का अजाला करना चाहिए। इस वजह से ये फ़ैसला लेट से लेट होता चला जा रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है कल जब ये फ़ैसला आएगा तो फिर हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। आज इंसाफ लॉयर्स फोरम जो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज किया। को बहुत ज़्यादा तादाद में वकला नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने बहरहाल वहाँ खड़े हो के इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार के नारे लगाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कहा कि आप गलत फ़ैसले कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत तनकीद की, और कुछ नौजवान जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गेट क्रॉस करके वो अंदर दाखिल हो गए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सीढ़ियों के ऊपर खड़े होके उन्होंने गो काजी गो के नारे लगाए, और उसके अंदर कुछ लोगों ने गाली गलोच भी की, जो जाहिर है उस वक्त वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने सुना, लेकिन कैमरों के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। लेकिन बहुत सारी वहाँ पे गड़बड़ की गई, और फिर जो सीनियर वकला थे वो सब जूनियर वकला को खींच खांच के बाहर ले आए, और उन्होंने कहा कि जब एक तय हुआ था हमारा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथे में दाखिल नहीं होंगे, तो आप ये हाथे में दाखिल क्यों हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि वकला की वर्दी में कुछ काली भेड़ें थीं जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो मामलात को ख़राब करने के लिए हाथे में दाखिल हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अब इसके ऊपर नोटिस लेगी। मुझे यूँ लगता है कि जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा उस वक्त तक ये नोटिस हो चुका होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस किस्म की ज़्यादती जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो बर्दाश्त करेगी। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब का एक रिकॉर्ड है कि वो जब उनकी अपनी ज़ात को हदवे तनकीद बनाया जाता है तो उसको वो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन इदारे की बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं करते। तो मेरा ख्याल है काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो अपने ख़िलाफ़ नारे लगाए गए हैं उसके ऊपर खामोश रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आता है उसके अंदर वकला का दाखिल होना और नारेबाजी, उसको काजी फ़ायज़ ईसा साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान साहब को बहरहाल ये सोचना पड़ेगा कि इस टाइप की जो हरकतें हैं उसका उनको नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। लेकिन वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री है कि वो प्रेशराइज ज़रूर करती है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर असरअंदाज होने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है। और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये एक ट्रेंड बनाया जा रहा है कि वकला एक दोबारा तहरीक शुरू कर रहे हैं, और ये तहरीक वही है जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली के लिए की गई थी। अब वकला इकट्ठे हो गए इमरान खान साहब की सरबराही में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो एक ट्रेंड बनाया जा रहा है, और इस ट्रेंड का मकसद सिर्फ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए और जजेस को मजबूर कर दिया जाए कि वो इमरान खान साहब की सपोर्ट करें। क्या जजेस करेंगे या नहीं करेंगे, इसका फ़ैसला कल होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।